नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन समेत 23 लोगों की क्वारंटाइन अवधि आज खत्म हो रही है। इसी को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि वधावन बंधुओं के क्वारंटाइन की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में सीबीआई और ईडी को सूचित किया गया है कि दोनों को हिरासत में ले सके। गौरतलब है कि वधावन भाई यस बैंक और डीएचएफएल घोटाले के मामले में आरोपी हैं, जिन्हें 9 अप्रैल को पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर से हिरासत में लिया था और सभी को क्वारंटाइन किया गया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बाजार को बंद करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पथराव किया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। बता दें कि लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही बाजारों को खोलने की छूट दी जाती है, जिसमें जनता अपना जरूरी का जो सामान है वो खरीद सके। लेकिन आज जब पुलिस 10 बजे बाजार बंद कराने गई तो सब्जी मंडी भुजपुरा पर भीड़ ने पथराव कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और नगर निगम कर्मचारियों की टीम भी एकत्रित हो गई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम लोग दिन रात कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग सरकार के काम को जाकर क्यों नहीं देखते। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। अब ये लोग तो काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं और हम लोग जो दिन रात काम करने में लगे हुए हैं, कहीं इन लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों नहीं राज्य सरकारें उठा रही है अनाज। जहां नहीं उठा रही है वहां जा कहना चाहिए कि अनाज उठाओ। पैसा की जरूरत है, पैसा जगत है कि वो में जाकर ये खरीदो। ये काम करना चाहिए, बजाय इस काम को करने का कि सैनिटाइजर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, मास्क का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो सैनिटाइजर का उपयोग नहीं होगा, मास्क का उपयोग नहीं होगा और सिर्फ अमीर लोग ही क्या कहते हैं सैनिटाइजर का उपयोग करते रहेंगे तो गरीब बेचारा मरेगा क्या। हमारी तो प्लानिंग है, पता नहीं कितने दिन तक ये क्या कहते हैं ये चलेगा, वायरस कितने दिन तक क्या कहते हैं चलेगा कोरोना का। और ज्यादा दिन तो इसलिए हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि हम इतना सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था करें कि हर गरीब को क्या कहते हैं कि जो है बहुत कुछ दिनों तक जो है और करना भी पड़े उसके व्यवस्था, तो क्या कहते हैं कि उसको। देश में कोरोना संकट जारी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों और आईएमए के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान अमित शाह ने डॉक्टरों के काम की तारीफ की और उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही गृह मंत्री ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। बता दें कि देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं हमारे डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की ओर से सभी सांसदों और नेताओं को सोशल मीडिया के उपयोग का सही तरीका बताया गया है कि किस तरह से वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, जो आज कोरोना के चलते इस्तेमाल भी हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और पालघर मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी ने हम सब सांसदों को और भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को एक बड़ी चीज सिखाई है और ये 2014 के चुनाव से उन्होंने प्रारंभ किया प्रधानमंत्री जी ने कि सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईटी का उपयोग, नेट का उपयोग, इस प्रकार के तमाम पूरी दुनिया के जो प्लेटफॉर्म है उसके उपयोग का तरीका बताया। आज कोविड के समय उसका लाभ दिख रहा है, जब हम अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ, अधिकारियों के साथ प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन, राज्य में जिलाओं से संबंधित उसकी समीक्षा, मंत्रियों द्वारा समीक्षा, राज्य सरकार जो भारतीय जनता पार्टी शासित हैं, एक अद्भुत रास्ता देश के प्रधानमंत्री ने सिखाया हम सब लोगों को और मेरे जैसा आदमी को भी कि किस प्रकार से
नेट कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इस बड़े मीडियम का उपयोग करके कैसे आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ, शासन के साथ, पार्टी के भीतर और सामान्य लोगों से संवाद कायम कर सकते हैं। शासकीय दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल की सरकार को अभी से एक हफ्ता पहले गृह सचिव ने लिख करके भेजा था कि कई सारे मानक जो आईसीएमआर के मार्ग निर्देशन है उसका उल्लंघन पश्चिम बंगाल में हो रहा था और उसकी तस्वीरें भी पूरे भारतवर्ष में कई मीडिया चैनल पर भी दिखा। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्र सरकार के समीक्षा और केंद्र की समीक्षा, आईसीएमआर की समीक्षा के आधार पर आज पश्चिम बंगाल में 7 जिलाओं की स्थिति कोविड के मामले में बदतर होती जा रही है। ये देश का हिस्सा है, यहां से प्रभावित व्यक्ति पूर्वोत्तर में भी प्रवेश कर सकता है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो 7 पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि सिक्किम में एक भी कोविड की केस नहीं है, अगर पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी अगर प्रभावित होगा तो कल कालिम्पोंग भी, सिक्किम भी प्रभावित हो सकता है। इन स्थिति में सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल टीम गठित करने का तय किया है, परंतु दुर्भाग्य है कि राज्य की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं, चुनौती दे रही हैं। केंद्रीय निर्देशों का अनुपालन न करके हमें तो उदाहरण लेना चाहिए केरल से, जहां पहला केस कोविड का गया और केंद्र सरकार के साथ हाथ में हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके वो लड़ाई जीत गई है। लेकिन ममता जी को शायद कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति से प्रेरित, जो चुनाव इस साल, अगले साल के प्रारंभ में है, शायद चुनावी राजनीति को कोरोना की राजनीति से वो बड़ा समझती हैं और इसलिए केंद्र सरकार के निर्णयों को चुनाव वृक्ष गिरी जी और उनके सहयोगी जिसकी हत्या की गई है, किसी ने नहीं कहा कि सांप्रदायिक है, लेकिन चिंता है कि एक साधु संत जो यात्रा करते हुए जा रहे थे, उनको किस प्रकार से रात के अंधेरे में घेर करके उनकी नृशंस हत्या की गई और वो भी पुलिस कर्मचारियों के सामने। और यहाँ तक कि कल्पवृक्ष गुरुजी, उन्होंने हाथ पकड़ के उन्हें विश्वास हुआ कि ये साधु हैं और वो सिपाही उन्हें बचाएगा। वहीं करकरे की धरती, वहीं सलस्कर की धरती, वहीं टुक्काराम की धरती, जहां कसाब को अपने छाती पर गोली लेकर खाया था, वहीं एक सिपाही का ये हरकत और राज्य सरकार की कमजोरी ने एक निश्चल प्राणी, एक साधु जो जूना अखाड़ा के सदस्य थे और जिसे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, उस महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कल जैसे कहा, घोर चिंता का विषय है। घोर चिंता ही नहीं, शर्म का भी ये विषय है कि आज साधु संतों का भी जीवन एक राज्य सरकार या हम समाज उसको कोरोना वायरस को लेकर सरकार सतर्क है, जिससे इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के गरीबों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के भारतीय मुसलमानों के लिए दिए गए बयान पर क्या कुछ कहा, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने, सुनाते हैं आपको। देखिए, आज के दिन न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो प्रकोप है उसका सामना करने के लिए हर सरकार लगी हुई है और हिंदुस्तान बाकी देशों से थोड़ा भिन्न है क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर वर्कर्स की जितनी संख्या यहाँ पर है वो बाकी किसी जगह नहीं होती है और उनका खिलाने पिलाने की समस्या अपनी जगह है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत उनको राशन कार्ड नहीं मिला है, उनको भी राशन देने की समस्या अपनी जगह आएगी। और सही है कि हमारे पास अपार भंडार है खाद्यान्न का, लेकिन इस मौके पर जो चावल को निकाल कर इनको बांटने के बजाय और उसका एथेनॉल बना के और सैनिटाइज़र बनाने की जो योजना सरकार ने दी है, ये पूरी तरह से बेतुकी है और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है बहुत सही उठाया है। ये मौके के हिसाब से ये निर्णय पूरी तरह से गलत है। देखिए, रामविलास पासवान जी खाद्य मंत्री हैं और वो अपने आंकड़े बता सकते हैं कि कितना खाद्यान्न हमारे पास है, लेकिन जो भूखे लोग हैं, जो उनको खाना नहीं मिल रहा है आज, उसकी भरपाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये
आंकड़े देने के बजाय जो एथेनॉल बनाने के लिए जो योजना है खाद्यान्न से, उसको पुनर्विचार करने के बजाय वो जो डिफेंड करने की बात कर रहे हैं पूरी तरह से गलत है। केंद्र सरकार की तरफ से जो जो वादे किए हैं अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमने मांग की है कि 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न देने, 1 किलो अलग से दाल देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और उससे काम भी नहीं चलता। इतने समय के लिए कितने दिन तक काम चलेगा 5 किलो अतिरिक्त? तो खाद्यान्न की आवश्यकता है और उसको लोगों को खाने के लिए बचा के रखना चाहिए। खाद्य मंत्री की स्वयं की जिम्मेवारी। देखिए, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उन्होंने कोई एक अपनी टिप्पणी की है और उस पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब अपना स्टेटमेंट देते हैं कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान स्वर्ग है। तो ये आपस में क्या बयान, किसको बयान देते हैं, यही समझ में नहीं आया। और पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान में सभी लोग हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन इस बीच में जो समाज को बांटने का प्रयास मुख्तार अब्बास नकवी साहब की पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, हमसे उसको बंद करें तो अपने आप स्वर्ग होगा। UN में अभी मीटिंग होनी है। जो पाकिस्तान को जो टेरर फंडिंग के ऊपर उनको चेतावनी दी गई थी, उनको नोटिस दिया गया था, तो उसका जवाब देना है। और उस जवाब देने से पहले 1800 टेररिस्ट, तो उसमें से एक जो बॉम्बे ब्लास्ट केस है उसमें भी उसका संलिप्त पाया गया था, तो उनको लिस्ट से बाहर निकाल दिया। जैसे कि उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी कम कर दी, टेररिस्ट की संख्या कम हो गई। ये टोटली आईवॉश है और UN के लोग वैसे नहीं हैं, वो जानते हैं, समझते हैं अच्छी तरह से। और पाकिस्तान की हरकत जो आज इन दिनों सभी लोग पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से ग्रसित है, लेकिन जो आतंकी हमले हो रहे हैं, रोज़ रोज़ हमले हो रहे हैं, तो ये शर्मनाक नहीं तो क्या है। और मैं समझता हूँ कि UN पाकिस्तान के खिलाफ। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का खतरा लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि अभी दिल्ली में कुल 2156 कोरोना मरीज है, जिसमें से 611 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सत्येंद्र जैन ने रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर उठ रहे सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। दिल्ली में आज की डेट में 2156 पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिसमें 75 पेशेंट कल जुड़े हैं और 611 पेशेंट ठीक हो चुके हैं। 28% ठीक हो चुके हैं लोग। अभी जो बचे हुए लोग हैं 1498, 72% लोग अभी एक्टिवली, जिसे कह सकते हैं एक्टिव हैं। और जो जितने पेशेंट हैं उसमें से 27 पेशेंट ICU में और 5 वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर, ICMR ने कल कहा कि रैपिड टेस्ट जो हो रहा है उस पर 2 दिन की रोक लगा दी है। क्या प्रॉब्लम हुई कि और दिल्ली सरकार ने भी कुछ टेस्ट किए थे, क्या उसी तरह का कोई रिजल्ट आया जिस तरह कंप्लेन राजस्थान से? नहीं, देखिए, दिल्ली सरकार ने पॉजिटिव पेशेंट पे कोई नहीं किया था, फील्ड में किए थे और हमारे सारे नेगेटिव आए थे वो। सर, एक ये भी कहा जा रहा है कि टेम्परेचर को लेके कुछ इशू हो रहा है कि रैपिड टेस्ट 20 डिग्री टेम्परेचर। नहीं, ये तो सारे इसके प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं तो वो तो मानने पड़ेंगे। अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक उसको स्टोर करना होता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंत्रियों के दल के साथ मुंबई के धारावी का दौरा किया, जहां उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति और लोगों का मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। बता दें कि मुंबई के धारावी में अब तक 180 कोरोना संक्रमित मामले आ चुके हैं, जिसमें से कई लोग अभी क्वारंटाइन में हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 553 नए मामले सामने आए हैं, 19 लोगों की मौत हुई है और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 5229 तक पहुंच गई है। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते जहां सभी विद्यालय बंद है, वहीं इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। एक और जहां बच्चे घर की चारदीवारी में बंद कोई खेल की एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पढ़ाई जारी रखने के लिए विद्यालयों के
प्रयास के बीच ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए घंटों मोबाइल स्क्रीन पर आंखें गड़ाने के लिए मजबूर हैं, जिसके चलते बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने हरियाणा के करनाल में बच्चों और उनके अभिभावकों से खास बातचीत की। लॉकडाउन के चलते जहां पर एक और जो है शिक्षा विभाग द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया है। अगर शिक्षा की बात करें तो जो ऑनलाइन शिक्षा है बच्चों को दी जा रही है, वहीं जो है बच्चों को इस समय परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से उनको स्टडी कराई जा रही है ऑनलाइन शिक्षा द्वारा, तो उसमें एक ही बारी में कई कई सब्जेक्ट का जो उनको काम दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं अपना वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा मोबाइल के जरिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, और जो इनको टीचर ने काम दिया हुआ है उसको काम करते नज़र आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ बच्चे, इनसे जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है, क्या इनको परेशानी आ रही है। बेटा क्या नाम है आपका? आरजू। आरजी, क्या कुछ आपको समस्या आ रही है, किस तरह से आपकी शिक्षा चल रही है, क्या कुछ कहना है? हाँ जी, ऑनलाइन टीचिंग एक अच्छा वे है कनेक्ट करने का टीचर्स का स्टूडेंट से लॉकडाउन के टाइम पे, पर इससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है एज ए स्टूडेंट। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि फ़ोन घर में मैनेज करना 3 बच्चों में, और तीनों की बोर्ड की क्लासेस हैं, और उसके बाद इतना डाटा लग जाता है तो वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। इंटरनेट फ्लक्चुएशंस काफ़ी आती हैं, क्योंकि एक ही मोबाइल से इतना डाटा यूज़ हो जाता है। एक सब्जेक्ट की डेली 4 to 5 वीडियोस, इतना फोकस करना हेडेक हो जाता है, आइज़ में पेन होता है, खुद के लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और साथ ही साथ क्लास वाला एनवायरनमेंट हमें नहीं। खुद टीचर हूँ और गांव के अंदर ही मेरी ड्यूटी है कोई गवर्नमेंट स्कूल में, तो हम भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत अपने बच्चों से अटैच्ड हैं। ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप पे पढ़ाई करवाते हैं ऑनलाइन। तो वहाँ बच्चों के पास, सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आई। फिर एक फ़ोन के साथ 3-4 बच्चों को एक ग्रुप में सेट किया, 1-1 घंटा उनका फ़ोन का टाइम टेबल बना कर भेजा, 1 घंटा आप लो, 1 घंटा आप लो। इकट्ठा बैठ करके नहीं पढ़ना 5-7 बच्चों को। उनके पेरेंट्स को भी बताया कि आप फ़ोन फ्री कर दो अपनी तरफ से, अपने फ़ोन करने हैं तो वो रात में करो, या अपने रिश्तेदारों को बोलो कि भाई वो दिन में फ़ोन ना करें, बच्चे काम करते हैं, 1-1 घंटे के लिए फ़ोन दिया हुआ है। और बाकी एक चैनल का भी आया, अभी 4 चैनल गवर्नमेंट ने दिए हैं कि इसके ऊपर भी लेक्चर आएंगे ताकि बच्चे इस बोरियत से बाहर निकलें। तो हमने कल केबल वाले से भी बात करी, उन्होंने जो 617, 18, 19, 20 4 चैनल बताए थे उसके ऊपर लगा के देखा, वो आया नहीं। हमने फिर बात करी, वो कहने लगे थोड़ी देर लगा के देखो आएगा, फिर भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। अगर उस पर चल जाता है फिर तो ठीक है, फिर फ़ोन से थोड़ा बाहर निकल कर आएंगे बच्चे। मेरा नाम सुरेश सैनी है जी। ये थे सुरेश सैनी, अभिभावक बच्चों को, इन्होंने यही बताया है कि हालांकि बच्चों को प्रॉब्लम तो आ रही है। जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनको अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डाटा की भी दिक्कत आ रही है, जो डाटा इतना नहीं मिल पा रहा है। अगर वीडियो डाउनलोड करते हैं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, उस कारण जो MB फ़ोन की MB भरने का भी, हालांकि यहाँ जो बच्चे हैं इनको फ़ोन तो अवेलेबल हो रहे हैं, जो ग्रामीण अंचल के बच्चे उनको फ़ोन भी अवेलेबल बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। अगर है किसी के पास तो कम से कम एक फ़ोन है तो ग्रुप बना के रखे, ग्रुप बनाया हुआ है उन्होंने, उसमें तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का भी साफ तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। अमित भटनागर, ANB न्यूज। सारी दुनिया बेशक कोरोना से लड़ रही हो, लेकिन पाकिस्तान इस मौके पर भी अपने यहाँ के आतंकियों को बेदाग साबित करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने बड़ी सफाई के साथ और गुपचुप तरीके से अपनी निगरानी सूची से हजारों आतंकवादियों के नाम हटा दिए हैं। इसमें 2008 में हुए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी का नाम भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान के इस कदम के बाद भारत के रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। ये भी काफ़ी समय से इस तरह की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई आतंकवादी पकड़ते थे तो उसको वो फ़ौरन कुछ दिनों के बाद छोड़ देते थे, ये कह के कि हमारे पास सफिशेंट प्रूफ नहीं है और लैक ऑफ एविडेंस कह के छोड़ देते थे। भारत ने उनको कई बार 26/11 का वो भी दिए, डोसियर्स भी दिए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने और उन लोगों को अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी तरफ ये भी है कि अब उन्हीं ने नया तरीका निकाला है कि पहले ही लिस्ट से ही सबके नाम हटा दो आतंकवादियों के, ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई केस ही ना चले। तो इस तरह की वो गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन वो किसको क्या बताना चाहते हैं
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनकी इन सब हरकतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।